हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पे। तो गाइस, हम हैं डिफेंस वाले, हमारे तो खून में ही देशभक्ति है भाई। तो गाइस, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मैंने मेरे चैनल का नेम जो है वो चेंज कर लिया है। पहले हमारे चैनल का नाम था प्रवीण ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन अब हमारे चैनल का नाम है डिफेंस वाले। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना यार, कहीं चैनल को अनसब्सक्राइब करके भाग जाओ। ठीक है ना। एंड दूसरी बात कि गाइज, हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको एनडीए से रिलेटेड डेली 4 बजे वीडियो मिलेगी। ठीक है, डेली 4 बजे आपको यहाँ इस चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी एनडीए के से रिलेटेड। ठीक है ना। तो अभी मैं फिलहाल के लिए लाइव क्लास नहीं ले सकता हूँ। रीज़न ये है कि मेरे कॉलेजेस चल रहे हैं। ठीक है, मेरे प्रैक्टिकल वगैरह है, एग्ज़ाम वगैरह है, तो इस वजह से मैं लाइव क्लास आपकी नहीं ले पाऊंगा। लेकिन आपको 4 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे क्लास जरूर मिल जाएगी। ठीक है, 3 बजे के आने के बाद, मैं कॉलेज से आने के बाद जो है क्लास रिकॉर्ड करता हूँ यार। ठीक है ना। तो इतना है कि आप लोगों के लिए क्लास तो डेली आएगी आएगी। ठीक है, साथ में मेरी स्टडी भी चलती रहेगी और साथ में आप लोगों की स्टडी भी चलती रहेगी। तो गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्स चैप्टर, है ना। और मैट्रिक्स चैप्टर का चल रहा था हमारा बेसिक कंसेप्ट, जिसमें वो एक पार्ट ऑलरेडी करवा चुका हूं और ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर हम आगे की डेफिनेशन करेंगे। तो आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट कैसे निकालते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स कौन सी होती है, मैट्रिक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारा मैट्रिक्स से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और उसके बाद डिटरमिनेंट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। क्लियर बच्चे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी। मतलब ये कि दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, उन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है, तभी डिफाइंड होगी। कब? इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, मतलब प्री मल्टीप्लायर। प्री मल्टीप्लायर का मतलब पहले की जो मैट्रिक्स है, ए है पहले, तो ए के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? एज सेम एज द नंबर ऑफ रो इन बी। पोस्ट मल्टीप्लायर मतलब जो पीछे की तरफ हो उसको हम पोस्ट मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो किसके इक्वल होनी चाहिए मेरे बच्चे? बी के इक्वल होनी चाहिए। मतलब ए के नंबर ऑफ कॉलम जो है बी की नंबर ऑफ रो के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तभी ए इंटू बी डिफाइंड आपका होगा। ठीक है, जैसे b इंटू ए करना है तो आगे क्या है? b, तो b के कॉलम a की रो के इक्वल होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, जो आगे की मैट्रिक्स है उसके कॉलम पीछे की मैट्रिक्स के रो के इक्वल होनी चाहिए। इसको आप एज सी आर पढ़ सकते हैं, इसको ऐसे आप याद रखने के लिए सी आर मान सकते हैं कि पहले कॉलम फिर रो इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है तभी आप b इंटू ए फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी प्रोडक्ट नहीं कर सकते। बात आती है कि सर प्रोडक्ट करेंगे कैसे, तो वो तो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन मेन बात है कि प्रोडक्ट डिफाइंड कब होगी, प्रोडक्ट पॉसिबल कब है। तो उसके लिए कंडीशन ये रहती है कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। ठीक है, देखिएगा, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, क्या दे रहे हैं मैट्रिक्स ए? क्या ही वही जो हम हमेशा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई? ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना। एक दूसरी मैट्रिक्स बी मैंने ले ली, क्या ले ली मैंने बच्चे? 1 2 3 4 5 6 और ये मतलब 3 7 ले ली, है ना। 1 3 4 5 और 3 7 ये मैट्रिक्स बी ले ली। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई? ये एक ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, क्या ए इंटू बी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर। क्यों? क्योंकि ए के कॉलम बी की रो के इक्वल है। ए के अंदर कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। बी के अंदर रो कितनी है? 3 रो है। तो ए के कॉलम बी की रो के इक्वल है, तो इसका मतलब सर ए इंटू बी जो है बिल्कुल डिफाइंड है। हम ए इंटू बी जो है वो निकाल सकते हैं सर। ठीक है, अब बात आती है बच्चे हम करेंगे कैसे, है ना। कि ए इंटू बी हम निकाल तो सकते हैं सर, लेकिन हम करेंगे कैसे? इसको प्रोडक्ट
करते कैसे हैं वो भी जरा हमें थोड़ा सा बता दो। तो मैंने बोला भाई ठीक है भाई, आपको बता देते हैं वो चीज़ भी आपको कैसे करनी है, वो कोई मुश्किल थोड़ी ना है, वो भी तो बहुत आसान सी चीज़ है ना। तो बताएं भाई सारे बच्चे, एक बार जय हिंद कमेंट कर दो, शाबाश यार। जो भी क्लास देखो ना, एक वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो यार, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बढ़िया फीडबैक दे दिया करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ए आपको पता है, बी आपको गिवन है, मतलब आपको निकालना है ए इंटू बी, ठीक है। तो ए इंटू बी हम किस टाइप से निकालेंगे मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। पहले उठाएंगे, पहले क्या रहा ए, पहले उठाएंगे ए की फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो की प्रोडक्ट करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम से। तो देखो फर्स्ट रो की प्रोडक्ट करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम से, कौन सा एलिमेंट आएगा 1 1। तो करते कैसे प्रोडक्ट, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ 1 प्लस में सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ 8 प्लस में थर्ड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट के साथ, याद रखना। तो क्या आ जाएगा 9। हमेशा क्या करना है, पहले ए क्या है, ए की फर्स्ट रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से करनी है, और क्या करना है, पहले एलिमेंट की पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट की दूसरे के साथ, तीसरे एलिमेंट की तीसरे के साथ, और ऐड करते जाना है साथ के साथ। तो ये क्या आ जाएगा 1 1 एलिमेंट। फिर सिमिलरली फर्स्ट रो की अब सेकंड कॉलम से मैट्रिक्स करनी है ना, मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट रो की सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे, कौन सा एलिमेंट आएगा 1 2। कैसे करोगे, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, तो क्या आया 3 प्लस में सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट के साथ, तो कितना आएगा 10 प्लस में तीसरे एलिमेंट की जो है हम तीसरे एलिमेंट से करेंगे तो कितना आएगा 21। ऐड करके आपको लिख देना है, ऐड करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 34 आ गया। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट रो की इन दोनों कॉलम से कर दी प्रोडक्ट। अब आगे और कोई कॉलम नहीं है और फर्स्ट रो की हमने दोनों के साथ कर दी। अब सेम इसी टाइप से हम बच्चे सेकंड रो को उठा लेते हैं। सेकंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो एलिमेंट कौन सा है 2 1। फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम से तो एलिमेंट क्या है 2 2। करते हैं वही, पहला एलिमेंट पहले के साथ प्रोडक्ट 4 प्लस में 20 24 हो जाएगा, प्लस में 18 कितना 24 प्लस में 18, तो ये 42 हो जाएगा भाई हमारा। सिमिलरली नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आएगा 12 प्लस में 25 प्लस में 42। ऐड कर दो मेरे भाई, ऐड करके यहां लिख दो, तो वो आपके पास आ जाएगा a इंटू बी। क्लियर। तो हमेशा ऐसे ही करना है, पहले रो की प्रोडक्ट पहले कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के, सेकंड एलिमेंट की सेकंड से, थर्ड एलिमेंट की थर्ड से, ठीक है। फिर फर्स्ट रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से करो, फिर फर्स्ट रो की प्रोडक्ट सेकंड कॉलम से करो, फर्स्ट रो की प्रोडक्ट थर्ड कॉलम से करो, जितने उसमें कॉलम है 1 बाय 1 करते जाओ, आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे। फिर जब फर्स्ट रो की सभी कॉलम से हो जाए, अब सेकंड रो उठा लो, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करते जाओ, एलिमेंट्स आपके पास आते जाएंगे और आपके पास a इंटू बी आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने कर ली सर प्रोडक्ट का। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका ऑर्डर का आता है मेरे बच्चे, जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ऑर्डर से रिलेटेड आता है। क्या क्वेश्चन आता है, ये कहते हैं कि a है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p, है ना। तो बताओ कि A इंटू बी का ऑर्डर आपका क्या आएगा, और A इंटू बी आपकी पॉसिबल है ना। आपको ये बताना है कि A इंटू बी का ऑर्डर क्या आएगा। देखो A का ऑर्डर है m क्रॉस n, B का ऑर्डर है n क्रॉस p। पहले देखो इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, इसका मतलब A इंटू बी आपको डिफाइंड है, हम निकाल सकते हैं। डिफाइंड है तो किस ऑर्डर का आएगा, किस ऑर्डर का आएगा। देखो कॉलम और रो दोनों इक्वल है, ये तो छोड़ दो, पीछे बचा क्या, यहाँ m बचा और यहाँ क्या बचा p। तो इसका मतलब उसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस p ऑर्डर होगा। पीछे जो बच जाता है उस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स बनती है। a इंटू बी जो है वो क्या बनेगा, उस ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। एग्जाम में बताए कैसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे ध्यान से देखना, एनडीए के एग्जाम में वो कहेगा कि मैट्रिक्स ए है और किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, वो कहेगा कि 2 क्रॉस m ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स बी है जो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 4 क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ए एंड बी, ए और बी दोनों डिफाइंड है, तो बताओ m और n की वैल्यू क्या होगी। ए और बी दोनों डिफाइंड है, तो बताओ m और n की वैल्यू क्या होगी। देखो a अगर a इंटू बी, ए बी तभी डिफाइंड होता है जब a के कॉलम b की रो के इक्वल हो, है ना। तो a में कॉलम कितने m और b में रो कितनी है 4, इसका मतलब m की वैल्यू क्या है 4 यहां से। दूसरा
बी इंटू ए तभी डिफाइंड होगा जब बी का कॉलम ए की रो के इक्वल हो, है ना। पहले का कॉलम दूसरी की रो के इक्वल हो। बी के अंदर कॉलम कितने हैं मेरे बच्चे, एन कॉलम है, और ए में रो कितनी है, ए में रो कितनी है 2, इसका मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो m क्या आ जाएगा 4, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो हमेशा याद रखना, हमेशा यही चीज आपको लेकर चलनी है कि अगर a इंटू बी डिफाइंड है, ए बी तभी डिफाइंड होगा जब पहले की कॉलम दूसरी की रो के इक्वल हो, है ना। तो a के अंदर कॉलम कितने थे m, b में रो कितनी थी 4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 4। और b इंटू ए तभी डिफाइंड होगा जब पहले के कॉलम दूसरी के रो के इक्वल हो। तो b के अंदर कॉलम कितने, b में कॉलम है n, तो वो बराबर किसके होंगे, a की रो के बराबर होगी 2, क्योंकि हमें गिवन है ए बी और बी ए दोनों के दोनों हमारे डिफाइंड है, ठीक है। डिफाइंड कब होगी, प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, जब ए कॉलम और रो आपकी दोनों की इक्वल हो, है ना। तो ये चीज मैंने आप लोगों को समझा दी। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इफ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस सच दैट देयर प्रोडक्ट इज, सबसे पहली प्रॉपर्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी होता है, जनरली नोट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स जो रहती है वो जनरली जो है हमारी नोट कम्यूटेटिव रहती है, हमेशा याद रखना। आपको कई क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे, कई एग्जांपल ऐसे भी मिलेंगे कि आपको ए गिवन होगा, बी आपको गिवन होगा, आपको बोलेगा कि ए बी इज इक्वल टू बी है, ये प्रूव करो, और आपका प्रूव हो भी जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सभी पे डिफाइंड नहीं होती कम्यूटेटिव, ये कुछ ही एग्जांपल पे ये फॉलो रूल होता है, लेकिन अगर हम जनरली अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव और नॉट, तो आपको लिखना है कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन जो है हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होती है, कुछ जगह हो भी जाती है, कुछ जगह नहीं भी होती। लेकिन अगर आंसर की अगर हम बात करें तो नोट कम्यूटेटिव हमारा आंसर होगा, क्लियर, ठीक है, नोट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ फॉलो करती है मैट्रिक्स। एसोसिएटिव लॉ मतलब ए ब्रैकेट बी इंटू सी करो, या आप ए बी की प्रोडक्ट सी से कर दो, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ब्रैकेट ही चेंज होती है, बाकी इनका ऑर्डर चेंज नहीं होता, पहले ए बी सी है तो यहाँ भी ए बी सी, लेकिन प्रोडक्ट इनकी जो है एसोसिएटिव होती है। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आप अगर किसी भी मैट्रिक्स से करोगे तो वापस वही मैट्रिक्स आएगी, चाहे आप आगे की तरफ प्रोडक्ट करो चाहे पीछे की तरफ प्रोडक्ट करो। मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है 1 की तरह काम रहती है। अगर देखो x की प्रोडक्ट 1 से करोगे तो x ही आएगा भाई, है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो रहती है किसी भी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर दो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या मतलब, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है कि ए की प्रोडक्ट अगर बी प्लस सी से अगर करें तो क्या आएगा, ए की प्रोडक्ट अंदर कर दो तो ए बी प्लस में ए सी के इक्वल आएगा। और याद रखना यार, कभी भी ऐसा मत लिख देना कि ए सी अगर है तो उसको सी ए लिख दो। सर एक ही बात आगे पीछे मैं अभी बता चुका हूं, यहाँ देखो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी कि ए बी और बी ए दोनों अलग अलग होता है, मैट्रिक्स में सेम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपका ए आगे है तो आगे की तरफ ही आपको मल्टीप्लाई में लिखना है, पीछे की तरफ मल्टीप्लाई में नहीं लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5 कि अगर ए बी और ए सी इक्वल है देन इज दिस नॉट इम्प्लाई, ये हम नहीं कह सकते बी और सी इक्वल होगा। अब आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है वो दूसरी क्लासों में कि एक्स से एक्स कैंसिल होके वाई इज इक्वल टू जेड आ गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो ए से ए कैंसिल होके बी इज इक्वल टू सी नहीं हम लिख सकते, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ, मैट्रिक्स में जो कैंसिलेशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल आपका नहीं होता है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ए और बी की प्रोडक्ट जो है ना वो ए और सी के इक्वल है, याद रखना प्रोडक्ट इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी और सी भी आपके इक्वल होंगे, ऐसा नहीं होता है, ओके गाइस। तो ये पॉइंट बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। और 6th वाला पॉइंट जो कि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है, और बच्चे लगभग गलत करके आ जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो टर्म की प्रोडक्ट 0 है तो या तो x इज इक्वल टू 0 होगा या y इज इक्वल टू 0 होगा, हमने ये चीज पढ़ी है, लेकिन ये चीजें मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं होती है। हमने तो ये भी पढ़ा है कि एक्स वाई इज इक्वल टू अगर एक्स जेड है तो एक्स से एक्स कैंसिल होकर वाई इज इक्वल टू जेड आ जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स में तो कैंसिलेशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल नहीं होता। तो वैसे ये वाली चीज भी एप्लीकेबल नहीं होती है। मतलब ये कि अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट 0 है,
ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट 0 है, तो इट इज नॉट मीन दैट ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि या तो ए इज इक्वल टू 0 होगा या बी हमारा 0 होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अगेन मैं आपको बता देता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स में बी जीरो मैट्रिक्स, कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, दोनों के दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन ए इंटू बी इनकी प्रोडक्ट आपकी 0 आ सकती है। याद रखना कि ए भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बी भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन इनकी प्रोडक्ट आपकी 0 आ सकती है, ठीक है। और ए इंटू बी अगर आपको 0 दिया हुआ है तो देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट आप अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं, एक से बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है भाई। नेक्स्ट देखिएगा, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए बी एग्जिस्ट देन बी ए मे बी एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। सही बात है कि अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। वो तो वही चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर बी ए चेक करना है तो बी के कॉलम एक ही रो के इक्वल होने चाहिए। बात ये है कि प्रोडक्ट करनी है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, प्रोडक्ट रूल फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसा है तो बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। तो याद रखना कि अगर ए बी एग्जिस्ट करता है देन बी ए हो सकता है कि एग्जिस्ट करे और हो सकता है ना भी करे। तो कंपलसरी नहीं है कि 100% होगा ही होगा, ऐसा नहीं है, मे भी हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। वो इस पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अगर बी के कॉलम ए की रो के इक्वल है तब तो 100% पॉसिबल है, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों की दोनों सेम ऑर्डर की तब भी पॉसिबल है। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अगर प्रोडक्ट भी क्या होगी, ट्रायंगुलर। दो डायगोनल मैट्रिक्स की प्रोडक्ट भी क्या रहती है, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स रहती है। और दो स्केलर मैट्रिक्स की प्रोडक्ट भी आपकी स्केलर होती है, और दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट भी आपकी आइडेंटिटी होती है। तो ये पॉइंट एक एक आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। कुछ भी कहीं से कुछ भी आ सकता है भाई, क्योंकि एनडी है, यूपीएससी है, आपको पता है कोई भी चीज कहीं से भी दे सकता है, लेकिन हमें तो एक एक पॉइंट ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ए और बी आपकी दो मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है देन आप लोगों ने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर जी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। लेकिन भैया मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मतलब मैट्रिक्स में अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में ab और प्लस में ba। अब ये वो क्या होता है, वहां भी ab प्लस में ba आता है, लेकिन दोनों एक ही बात होती है, इसलिए ऐड करके हम 2ab लिख देते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में भी हमें पढ़ा है कि दोनों इक्वल नहीं होते, दोनों सेम नहीं होते, इसलिए हम इनको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करना हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab और माइनस का ba। याद रखना है भैया। नेक्स्ट हमारा a इंटू बी ए प्लस बी। आप लोगों ने पढ़ा है कि सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारा होता है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है। लेकिन मैट्रिक्स में ये आइडेंटिटी काम नहीं करती है, मैट्रिक्स में ये आइडेंटिटी काम नहीं करती है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये वाली चीज से रिलेटेड। एग्जाम में पता है उसने क्या किया, उसने बोला a माइनस बी इंटू में a प्लस बी इज इक्वल टू में लिख दिया a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब जिसको पता था कि हाँ ये वाली आइडेंटिटी तो होती है, तो उसने a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया और अपना आंसर गलत करके आ गया, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो किसके इक्वल होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी जो बच्चे हमारा इक्वल होता है क्या, किसके इक्वल, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये तो ठीक है, लेकिन प्लस में ab और माइनस में ba भी आएगा। उसमें सिंपल नंबर में दोनों सेम होते हैं इसलिए कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स में तो दोनों अलग अलग चीजें होती है, तो कैंसिल आपकी नहीं होगी। तो एक्चुअली में जो मैट्रिक्स का केस आता है तो वो इसके इक्वल होता है। अब देख लो इन दोनों में भी फर्क आ गया ना, देख लो इन दोनों में भी फर्क आ गया। अब देख लो, पहले अगर a माइनस बी इंटू में अगर a प्लस बी है, देख लो a माइनस बी आगे है और a प्लस बी पीछे है, तो यहां देखो प्लस का a भी है और माइनस का b है। लेकिन यहां देखो नीचे वाले रिजल्ट में a प्लस बी आगे है और a माइनस बी आगे है, तो देख लो रिजल्ट में भी चेंज आया, अब माइनस का a बी और प्लस का b आ गया। तो एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा बारीक सा पॉइंट है, देख लो, है ना, इसको भी ध्यान में रखना है। अब आपको भी सर एग्जाम में हम कैसे याद रख पाएंगे ऐसी चीजें, तो एग्जाम में क्या ऐसा कोई बड़ी 30 मार्क का थोड़ी ना है कि जो आपको याद नहीं कर सकते भाई। देख लो मैं बता देता हूँ, प्रोडक्ट करना है, एक ही एक के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर,
फिर ए की प्रोडक्ट बी से करेंगे तो क्या है, प्लस का ए बी। फिर बी की प्रोडक्ट ए से करोगे तो माइनस का ए प्लस तो माइनस का बी ए। और फिर माइनस बी की प्रोडक्ट ये करोगे तो माइनस का बी स्क्वायर। देख लो ये रिजल्ट आ गया यार। ऐसे प्रोडक्ट करके निकाल लेना चाहिए आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कि ए की प्रोडक्ट अगर माइनस बी से करें तो माइनस को आप बाहर लिख सकते हैं, ए की बात होती है, माइनस तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर लिख सकते हैं। वो कांस्टेंट है, याद रखना वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को आप लिख सकते हैं। अगर आपको लिख लेता है, जैसे बोला कि 3a की प्रोडक्ट करो 5b से, है ना, 3a की प्रोडक्ट करो 5b, तो आप ऐसे तो नहीं करोगे 3a निकालोगे 5b है तो बड़ा हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, इनको तो मल्टीप्लाई कर दो, 15a इंटू बी निकाल लो। पहले a इंटू बी निकालो, उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3a इंटू में 5b आपका आ जाएगा। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि वो दिया हुआ है तो सर हम वही करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। एक एक पॉइंट मैंने बारीकी से आप लोगों को ये चीज समझा दी। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। आपको सभी को पता है कि कंजुगेट जो होता है वो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। तो यहां से पता चल गया हमें कि अब जो मैट्रिक्स होगी उसके जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर एलिमेंट होंगे, ठीक है। और ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट्स एलिमेंट्स। मतलब अब एक मैट्रिक्स है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप के एलिमेंट्स हैं। और कंजुगेट कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर ही किया था इससे पहले। आप सभी को पता है कि जैसे अगर 2 प्लस में 3 आयटा है, अगर इसका कंजुगेट निकालना है तो आयटा वाला जो पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज कर देते हैं मेरे भाई, है ना। तो 2 प्लस 3 आयटा का साइन चेंज कर दिया 2 माइनस 3 आयटा, सिंपल सी चीज थी, हो गया। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूं यार। जैसे आपको एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले ए का जो कंजुगेट होगा उसको डिनोट करेंगे ए बार से। ए बार का मतलब ए का कंजुगेट निकालना है। ए बार कर दिया, ए का कंजुगेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसके हर एलिमेंट का कंजुगेट कर दो। 1 प्लस 2 आइटा का कंजुगेट 1 माइनस 2 आइटा, 1 माइनस 2 आइटा 2 माइनस 3 आइटा का कंजुगेट 2 प्लस 3 आइटा, 3 प्लस 4 आइटा का कंजुगेट 3 माइनस 4 आइटा हो जाएगा। और यहाँ 4 प्लस 5 आइटा आ जाएगा, और यहाँ 5 माइनस 6 आइटा आ जाएगा, और यहाँ माइनस का ये 6 प्लस में 7 आइटा आ जाएगा। 8 तो रियल नंबर है, आपको पता है रियल नंबर का कंजुगेट होता ही नहीं है सर, एज इट इज आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 7 प्लस 8 आइटा, तो ये 7 माइनस 8 आइटा हो जाएगा। 7 तो सर रियल नंबर है तो एज इट इज लिख दो। तो कंजुगेट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। अगर वो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। याद रखना सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, ठीक है। अगर ऐसा दिया माइनस का 2 माइनस का 3 आइटा, तो इसका कंजुगेट जो होगा वो माइनस का 2 प्लस का 3 आइटा होगा। सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता है। क्लियर। तो ये हमारा ए का कंजुगेट आ गया। अब कंजुगेट की प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज हमारी थी कंजुगेट की, जो कॉम्प्लेक्स नंबर उस केस में जो प्रॉपर्टी थी वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ यूज होनी है ना, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार कंजुगेट करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर 2 मैट्रिक्स प्लस के अंदर है और उसका होल अगर कंजुगेट है तो आप अलग अलग कंजुगेट लिख सकते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 कितनी भी हो सभी का अलग अलग लिख सकते हैं। तीसरा पार्ट कि अल्फा इंटू ए का होल कंजुगेट है। अल्फा अगर रियल नंबर है तब तो एज इट इज आ जाएगा, ए का कंजुगेट हो जाएगा। लेकिन अल्फा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अल्फा का भी कंजुगेट होगा, ए का भी कंजुगेट। याद रखना अल्फा अगर रियल नंबर है, अल्फा अगर रियल है तो आपको पता है रियल नंबर का कंजुगेट नहीं होता है, तो अल्फा एज इट इज लिख दो और ए का कंजुगेट मल्टीप्लाई में लिख दो। लेकिन अगर अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अल्फा का भी कंजुगेट होगा और ए का भी कंजुगेट होगा। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी कि अगर प्रोडक्ट में दो मैट्रिक्स है और उनका होल कंजुगेट करना है तो आप अलग अलग कंजुगेट लिख सकते हैं। ट्रांसपोज में वो प्रॉपर्टी थी कि अलग अलग ट्रांसपोज लिखते हैं तो पहले बी आ जाता है फिर ए, लेकिन कंजुगेट में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। कंजुगेट में जैसे है वैसे के वैसे लिख दो। अगर 4 मैट्रिक्स का होल कंजुगेट है तो पहले ए का कंजुगेट, फिर बी का कंजुगेट, फिर सी का कंजुगेट, फिर डी का कंजुगेट, मतलब अलग अलग कंजुगेट आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर। बस बात यह है कि ए और बी, ए बी सी डी की प्रोडक्ट पॉसिबल होनी चाहिए। तो हो गया हमारा, चारों पॉइंट हमारे हो गए। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है ट्रांसपोज कंजुगेट। वही सेम चीज है भाई, क्या आती है नेक्स्ट डेफिनेशन में बच्चे, ट्रांसपोज कंजुगेट, है ना। नाम से पता चल रहा है कि सर पहले कंजुगेट कर देंगे फिर ट्रांसपोज कर देंगे। कंजुगेट करना हमने अभी सीखा और ट्रांसपोज करना भी हमने सीखा था, ठीक है ना। तो क्या होगा,
ए का पहले कंजुगेट कर दिया फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो उसको हम डिनोट करते हैं ए की पावर थीटा से। ए की पावर थीटा का मतलब होता है ट्रांसपोज कंजुगेट आपको निकालना है। ऐसे भी आप कर सकते हो कि पहले ट्रांसपोज कर दो फिर कंजुगेट कर दो, या कंजुगेट करके ट्रांसपोज कर दो, तो एक ही बात है, ठीक है ना। अब एलिमेंट्स तो आप सभी को पता ही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एलिमेंट हो गए। जैसे ये मैट्रिक्स ए दे दी, ठीक है, इसका कंजुगेट निकाला, जैसे हम पिछला क्वेश्चन देखिए थे, है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने इसका कंजुगेट निकाला। अब इसका ट्रांसपोज भी कर दो। ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, है ना, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम में लिख दो। तो ये क्या आ गया, ये मेरे भाई उसका पहले कंजुगेट किया था फिर ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हमारा आ गया ट्रांसपोज कंजुगेट, दोनों चीज आ गई। क्लियर। जैसे एक मैट्रिक्स ए ये दे दी, इसने पहले इसका कंजुगेट किया फिर ट्रांसपोज कर दिया, ये देख लो ये चीज आ गई, तो ये हमारा क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट आ गया। क्लियर है मेरे, सभी का क्लियर है। सिंपल सी डेफिनेशन है, पहले कंजुगेट करेंगे जो कि अभी अभी आपने बताया था, और फिर ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज अब करना हमें आता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे पास ट्रांसपोज कंजुगेट आ जाएगा। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज है, क्या प्रॉपर्टीज है, वही प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज कंजुगेट करते हैं, पहले एक बार कर दिया फिर दोबारा से करोगे तो वापस से ए आ जाएगा। अगर ए प्लस में बी का होल ट्रांसपोज कंजुगेट है तो आप अलग अलग ट्रांसपोज कंजुगेट लिख सकते हैं, चाहे वो माइनस में हो तब भी आप अलग अलग लिख सकते हैं। अगर के इंटू ए का होल ट्रांसपोज कंजुगेट है तो आप सभी को पता है अगर के स्केलर है, रियल नंबर है, तो तब तो के एज इट इज ए का ट्रांसपोज कंजुगेट हो जाएगा। बट अगर के कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको पता है कि कांस्टेंट नंबर का ट्रांसपोज तो होता है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस केस में उसका कंजुगेट जरूर होगा और ए का ट्रांसपोज कंजुगेट आ जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है छोटी छोटी, ठीक है, कि के इंटू ए का होल ट्रांसपोज कंजुगेट है। अगर के रियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा नंबर है, रियल नंबर कुछ भी हो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। अगर रियल नंबर है तब तो एज इट इज आ जाएगा इंटू में ए का ट्रांसपोज कंजुगेट। बट अगर के आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस केस में क्या आएगा, के का कंजुगेट आ जाएगा और मल्टीप्लाई में ए का ट्रांसपोज कंजुगेट आ जाएगा, ये देख लो। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी की ए इंटू बी, आपको पता है कंजुगेट में तो अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ट्रांसपोज भी हुआ है ना, और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट में मैट्रिक्स हो और अलग अलग अगर लिखते हैं तो पहले बी क्या आएगा फिर ए आएगा। तो याद रखना कि ए इंटू बी का अगर ट्रांसपोज कंजुगेट करना है, प्रोडक्ट में अगर मैट्रिक्स है चाहे ए बी सी डी का होल ट्रांसपोज, पहले तो डी आएगा फिर सी आएगा फिर बी आएगा और फिर ए आएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। क्लियर। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी ये भी, तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी और ट्रांसपोज कंजुगेट की प्रॉपर्टी सेम है मेरे भाई। क्लियर ना, ठीक है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो मेरे को बता देना यार कमेंट करके, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये सारी चीज वही है ना, इसलिए। नेक्स्ट डेफिनेशन, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। जैसे हम सिमेट्रिक पढ़े थे, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़े थे, है ना। सिमेट्रिक में क्या था भाई, सिमेट्रिक में था सर अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक था, और अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक था। अच्छा, तो हर्मिशियन में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, हर्मिशियन में हो जाएगा, वहां ट्रांसपोज था सर सिमेट्रिक में, तो हर्मिशियन में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कंजुगेट हो जाएगा। मतलब अब अगर ए का ट्रांसपोज कंजुगेट अगर ए के इक्वल आ जाए तो वो तो हो जाता है हर्मिशियन, और अगर ए का ट्रांसपोज कंजुगेट माइनस ए के इक्वल हो जाए तो वो हमारा हो जाता है स्क्यू हर्मिशियन। सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ अगर ए का ए जो है ए के ट्रांसपोज कंजुगेट के इक्वल आ जाता है, इफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसने एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, ये वाला एग्जाम्पल हो गया, ये वाला एग्जाम्पल हो गया, आर हर्मिशियन मैट्रिक्स आप देख लो, इसका ये एक ए दिया हुआ है, ये रहा ए है, ठीक है। मैं आपको करवा के दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन, ये वाला फर्स्ट पार्ट, ए आपको गिवन है ए के इक्वल मान लो इसको, ठीक है। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज कर लो या कंजुगेट कर लो, कंजुगेट करेंगे तो ये आएगा ए, यहाँ आएगा बी माइनस में सी आइटा सी, तो ये हो जाएगा बी प्लस में आइटा सी, और ये डी। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट आ जाएगा। ट्रांसपोज कंजुगेट करने के बाद ये आएगा ए, यहाँ आएगा बी माइनस में आइटा सी, और यहाँ आ जाएगा बी प्लस में आइटा सी, और ये डी। मतलब पहली रो को पहला कॉलम लिख दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब वापस देखना ए बन गया ना, देख लो
तो ए का ट्रांसपोज कंजुगेट ए के इक्वल आ गया, तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि वो हर्मिशियन है। और अगर ए का ट्रांसपोज कंजुगेट माइनस ए के इक्वल आ जाता है तो मतलब ये है कि वो स्क्यू हर्मिशियन है। और स्क्यू हर्मिशियन में डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा जीरो रहेंगे। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट आपके जीरो रहते हैं, वैसे के वैसे स्क्यू हर्मिशियन में भी आप लोगों के डायगोनल के एलिमेंट्स जो रहेंगे वो जीरो रहेंगे। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना। कोई भी मैट्रिक्स जिसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है एक्चुअली में। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना सबसे पहले कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी आ जाए, या ए ट्रांसपोज इक्वल टू इनटू में ए आइडेंटिटी आ जाए। मतलब कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसको मैं ऑर्थोगोनल कब बोलूंगा, अगर ए की प्रोडक्ट ए के ट्रांसपोज के साथ करने पर आइडेंटिटी आ जाए, या ए ट्रांसपोज की प्रोडक्ट अगर ए से साथ करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाए, तो उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आपको दिया जाए, स्टेटमेंट दे दिया कि ए इज ऑर्थोगोनल, है ना, ए इज ऑर्थोगोनल, देन आपको ए ऑप्शन दे दिया कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, आपको बी ऑप्शन दे दिया कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज जो वो ए के इक्वल आएगा, आपको सी ऑप्शन दे दिया कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी आएगा, डी ऑप्शन दे दिया कि नन ऑफ दिस। तो आपको डेफिनेशन पता है ना कि ऑर्थोगोनल, सर ने बताया था ऑर्थोगोनल तभी होती है जब ए की प्रोडक्ट ए के ट्रांसपोज के साथ आइडेंटिटी आ जाए, है ना, या ए की ट्रांसपोज की प्रोडक्ट ए के साथ आइडेंटिटी आ जाए, तो उसी केस में उसको हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, है ना। और दूसरा इसमें एक केस ये भी होता है कि अब अगर ए का इनवर्स ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो, देखो ऑप्शन में ये भी दिया रह सकता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि सिंपल अगर इसका क्वेश्चन आएगा, आपको पूछेगा कि ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन ऑप्शन में ये ऑप्शन भी हो सकता है क्वेश्चन में, और ये ऑप्शन भी हो सकता है, दोनों ही आपके करेक्ट आंसर है। याद रखना, इनवर्स तो अभी हमें पढ़ा नहीं, इनवर्स नेक्स्ट पढ़ेंगे। याद रखना कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर ए का ट्रांसपोज ए के इनवर्स के इक्वल होता है, याद रखना। अगर वो कह देता है कि ए जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए का अगर आप ट्रांसपोज कर लोगे ना तो वही ए का इनवर्स आएगा, दोनों आपके इक्वल होते हैं। और दूसरी कि इनकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी होती है। तो ये दो रिजल्ट है, पहला रिजल्ट और ये दूसरा रिजल्ट, दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिले तो वही आपका करेक्ट होता है ऑर्थोगोनल डेफिनेशन में, ठीक है, क्लियर। एंड एक फैक्ट देख लीजिए साफ साफ, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, हर यूनिट मैट्रिक्स जो रहती है ऑर्थोगोनल रहती है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी होता है और प्रोडक्ट भी आइडेंटिटी होती है। याद रखना कि हर यूनिट मैट्रिक्स, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, याद रखना। चाहे वो 2x2 ऑर्डर की हो, चाहे वो 3x3 ऑर्डर की हो, चाहे वो 4x4 ऑर्डर की हो, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। याद रखना ये वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखो किसी भी चीज को आइडम्पोटेंट कब बोलते हैं, जब उसका स्क्वायर उसी के इक्वल आ जाए, ठीक है ना। जैसे 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, इसलिए उसको हम आइडम्पोटेंट बोलते हैं। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा, तो मतलब इसका आइडम्पोटेंट। वैसे ही ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स को हम आइडम्पोटेंट कब बोलेंगे, अगर ए का स्क्वायर ए के ही इक्वल आ जाए। अगर उस मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो उसी के इक्वल आ जाए, तो उस केस में वो जो मैट्रिक्स है हमारी आइडम्पोटेंट होगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अरे स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ए की प्रोडक्ट ए के साथ करो, जो रिजल्ट आएगा वापस ए आ जाएगा। ए की प्रोडक्ट ए के साथ करने पर जो रिजल्ट आया वापस से ए आ गया, इसका मतलब ये रहेगा कि वो जो है वो आपकी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ, ये देख लो, ये रहा। इसकी प्रोडक्ट करो, ए स्क्वायर का मतलब ए की प्रोडक्ट ए के साथ, इसी प्रोडक्ट एक्स के साथ करोगे तो ये चीज बनेगी। वापस से देखो ए के इक्वल आ गया, तो ए का स्क्वायर अगर ए के इक्वल आ गया, इसका मतलब वो तो बन गई भैया आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। और दूसरी, इसमें भी ये फैक्ट नोट कर लो कि एवरी यूनिट मैट्रिक्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। ये था कि हर यूनिट मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है, ये भी देख लो कि हर यूनिट मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट भी होती है। क्लियर मेरे बच्चे, ये पॉइंट भी आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या होता है इनवोल्यूटरी? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सी होती है, अगर ए का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। याद रखना कि अगर
ए का स्क्वायर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, है ना। जैसे कुछ भी, अरे यार कुछ भी मैट्रिक्स आपको दे दी ए, कुछ भी कोई भी मैट्रिक्स दे दी और आपने ए का स्क्वायर निकाला, मतलब ए की प्रोडक्ट ए के साथ की और वो आपका आंसर आइडेंटिटी आ गया, है ना। याद रखना, देख लीजिए डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होना। अगर ए का स्क्वायर ए के इक्वल आता है तो मतलब आइडेम्पोटेंट, और अगर ए का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल आता है मतलब इनवोल्यूटरी, ठीक है ना, इनवोल्यूटरी। और इस केस में ए का इनवर्स ए के इक्वल भी होता है, ये दोनों चीजें हैं भाई। याद रखना कि अगर ए का स्क्वायर आइडेंटिटी, ये भी ऑप्शन में हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ए का इनवर्स ए के इक्वल आएगा। ये भी इनवोल्यूटरी की डेफिनेशन होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी है, इसका मतलब या तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा या ए का इनवर्स ए के इक्वल होगा, तभी वो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। तो एक एक पॉइंट बारीकी से समझा रहा हूं यार, लाइक कर दो वीडियो को ठीक है ना। और इसमें भी पॉइंट वही कि एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, हर यूनिट मैट्रिक्स जो रहती है वो आपकी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स रहती है। ये पॉइंट भैया जरा ध्यान से कॉपी कर लेना अपने नोटबुक में, ठीक है ना, कि हर यूनिट मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल भी होती है, हर यूनिट मैट्रिक्स आपकी आइडेम्पोटेंट भी होती है, हर यूनिट मैट्रिक्स आपकी इनवोल्यूटरी भी होती है। क्लियर। दोबारा से एक रिवाइज कर देता हूं, थोड़ा सा आपको एक रिव्यू दे देता हूं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन थी ऑर्थोगोनल में कि सर एक की प्रोडक्ट ए के साथ ट्रांसपोज आइडेंटिटी या ए ट्रांसपोज इनटू ए आइडेंटिटी। दूसरी डेफिनेशन थी कि उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल होता है। एंड फिर आता है सर आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है उसका स्क्वायर उसी के इक्वल, मतलब ए का स्क्वायर ए के इक्वल, तो आइडेम्पोटेंट हो गया सर, है ना। तीसरा आंसर हमारा था इनवोल्यूटरी। इनवोल्यूटरी का मतलब ए का स्क्वायर आइडेंटिटी, इन का मतलब हो गया हमारा आइडेंटिटी। इनवोल्यूटरी इन का मतलब आइडेंटिटी, ठीक है। और दूसरी ये थी कि सर इसमें ए का जो इनवर्स होता है वो ए के इक्वल होता है। तो ये तीन डेफिनेशन हमने पढ़ ली। और नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है मेरे भाई निलपोटेंट। निल का मतलब होता है जीरो, निल का मतलब क्या हुआ, जीरो। अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट ए पी कोई भी नेचुरल नंबर है सच दैट ए की पावर पी इज इक्वल टू जीरो। मतलब ए स्क्वायर जीरो हो सकता है, अगर ए स्क्वायर जीरो नहीं है तो ए क्यूब अगर जीरो है, या ए की पावर 4 जीरो है, ए की पावर 5 जीरो है, या ए की पावर 6 जीरो, इनमें से कुछ भी, मतलब ए की पावर पी मतलब नेचुरल कुछ भी नंबर हो सकता है 1, ठीक है ना। ए की पावर पी मतलब पी की वैल्यू कुछ भी हो सकता है कि 2 3 4 5, कुछ भी करने पर अगर वो जीरो बन जाती है, जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स ए दे दी, ए स्क्वायर निकाला और वो जीरो आ गया, तो इसका मतलब वो निलपोटेंट है। और आप कहते हो सर ए स्क्वायर अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो उस केस में ए क्यूब निकाल लो, अगर ए क्यूब जीरो आ गया तब भी वो निलपोटेंट है। और ए की पावर 4 भी अगर जीरो आ गया तब भी वो आपका निलपोटेंट है। तो ए की पावर कुछ भी निकालो वो जीरो आएगा, ठीक है ना। ए की पावर कुछ भी नेचुरल नंबर ले लो वो हमेशा जीरो आएगा। ए स्क्वायर भी जीरो, ए क्यूब भी जीरो, ए की पावर 4 भी जीरो, ए की पावर 5 भी जीरो, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, सभी के लिए वो जीरो रहेगा। ए स्क्वायर भी जीरो आएगा, सभी के लिए जीरो आएगा। तो यहाँ सिंपल सी बात आती है कि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है तो मेरे भाई वो निलपोटेंट है। तो ए की पावर पी इज इक्वल टू जीरो, पी कोई भी नेचुरल नंबर आपका हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मैट्रिक्स ए ले ली, इज सेट टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स बिकॉज ए स्क्वायर आपका जीरो आ रहा है। हियर पी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो ए की क्यूब भी जीरो आ सकता है, उसका ए स्क्वायर जीरो ना आए तो ए की क्यूब निकाल लो, ए की क्यूब अगर जीरो आ गई तो पी की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। मतलब जीरो आना ही आना है उसमें, अगर जीरो नहीं है तो नहीं है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट यूनिटरी मैट्रिक्स, है ना। यूनिटरी मैट्रिक्स देखो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, ऑर्थोगोनल में ए इंटू ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी आता था, उसके लिए उसको हम ऑर्थोगोनल बोल देते थे। अब यूनिटरी में क्या होता है, यूनिटरी में ए इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट आइडेंटिटी आता है, ठीक है। या ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर मेरी बात। ऑर्थोगोनल में ट्रांसपोज प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन यूनिटरी मैट्रिक्स में मेरे बच्चे क्या होता है, ट्रांसपोज कंजुगेट भी आ जाता है। तो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी इफ ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इनटू ए आपका आइडेंटिटी हो। सिंस ये चीज तो अभी हमने की नहीं, डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी वो तो आप आगे आएगी, ठीक है, वो कि ए का ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट और उसके, ये चीज तो आप आगे मैं बताऊंगा, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स में इतना ध्यान रख लो कि यूनिटरी मैट्रिक्स में चलो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, ये वाली चीजें मैं आपको बताऊंगा।
इसमें बस आपको यहां तक पढ़ना है, ये वाला पॉइंट तक, कि हाँ ए का ट्रांसपोज इंटू ए इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट आपका आइडेंटिटी होता है। और इसमें ये वाली पॉइंट अपने कॉपी पे नोट कर लो, ये समझाऊंगा मैं आगे जब डिटर्मिनेंट चैप्टर करवाऊंगा तब, कि द डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ यूनिट मॉडुलस, मतलब प्लस का 1, मॉडुलस का +1 आता है, ±1 बोल सकते हैं, यूनिट मॉडुलस आता है, ठीक है ना। याद रखना कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपका यूनिट मॉडुलस आता है। यूनिट मॉडुलस का मतलब समझ गए, 1 का मॉडुलस आता है, ठीक है। और मॉडुलस की वैल्यू हमेशा +-1 ऐसे भी लिख सकते हो, याद रखना कि x का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू +-1 है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज मॉडुलस यूनिट आता है, ये पॉइंट आपने कॉपी पे नोट कर लेना। फॉर ए मैट्रिक्स ऑफ यूनिटरी इट मस्ट बी ए नॉन जीरो सिंगुलर, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझ गए आप, जिसका डिटर्मिनेंट 0, हैंस ये चीज तो मैंने आपको बताई दी, क्लियर। तो यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर है कि a इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट आइडेंटिटी आ जाए, या a का ट्रांसपोज कंजुगेट a इंटू ए आइडेंटिटी आ जाए, तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाती है सर। और इसमें वो कोई इनवर्स वाला कोई फंडा नहीं है, पहले बता रहा हूँ। और दूसरा ये था कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो यूनिट मॉडुलस होता है इसका, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिक्स। सर डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अरे भाई जैसे डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करते हैं, अब जो मैट्रिक्स रहेगी उसके अंदर वो एक्स का फंक्शन दिया रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको हर एलिमेंट का इसमें डेरिवेटिव कर देता है। मैट्रिक्स ए का क्या करना है आपको, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका इसका डेरिवेटिव करना है। तो हर एलिमेंट का आप डेरिवेटिव कर दो, x² का डेरिवेटिव 2x, sin x का डेरिवेटिव cos x, 2x का डेरिवेटिव सर 2, और 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है सर 0। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया भाई मैट्रिक्स का। क्लियर मेरे बच्चे? तो मैट्रिक्स का डेरिवेटिव में कोई टेंशन नहीं है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कि मैट्रिक्स का डेरिवेटिव सर कैसे करेंगे, तो हर एलिमेंट का आप लोग डेरिवेटिव कर दो। और अगर x के रिस्पेक्ट में अगर उसने बोला है तो इसका मतलब उसके जो एलिमेंट्स रहेंगे मेरे बच्चे वो क्या रहेंगे, x टाइप के एलिमेंट रहेंगे। कुछ भी फंक्शन दिया रह सकता है, जैसे आपके सामने एग्जांपल है, इस टाइप से फंक्शन दिया रहेगा, इस टाइप से मैट्रिक्स दी रहेगी, हर एलिमेंट का आप लोग क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, और जो आंसर आएगा वो आपका उस मैट्रिक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। बस अगर इंटीग्रेशन करना है तो सेम इसी वे से हर एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर दो यार। क्लियर मेरे बच्चे? ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा मैट्रिक्स चैप्टर। मैं बता रहा हूँ मैट्रिक्स चैप्टर, डिटरमिनेंट अभी बाकी है। ये मैट्रिक्स चैप्टर का जितना पोर्शन था मैंने करवा दिया पूरा। एक एक डेफिनेशन आप लोगों को बढ़िया डिटेल से बताई है यार। तो इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही बनता है, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस क्लास देखने के लिए। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, परवीन नांदेवाल के नाम से मेरी आईडी है फेसबुक की। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे हर क्लास का लिंक पीडीएफ वगैरह आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, प्रवीण नांदेवाल के आप सर्च मारिए, इंस्टा पे भी मेरी आईडी आ जाएगी, मिस्टर नांदेवाल के नाम से है। ठीक है, वहाँ भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड गाइज प्लीज यार लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देख लो भैया मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ यार टाइम निकाल के। तो प्लीज यार इतना तो रिक्वेस्ट आप लोगों का से कर सकता हूँ, या इतना तो फर्ज आप लोगों को भी बनता है कि लाइक तो जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी स्टूडेंट्स को।